हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्क्रिप्टेड कैटलिस्ट। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। Any students preparing for JEE, NEET or PGM, CET, PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमम प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी से हम इक्विलिब्रियम चैप्टर के 3 सीरीज में लेक्चर्स लेंगे, जहाँ पे आज हम पहला आयोनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला वीडियो रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम किस टाइप ऑफ सोल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ते हैं, और उसमें हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से हमें ज़्यादातर एंट्रेंस क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, हम वो सारे पॉइंट्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम जो होता है, मतलब इसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें ये पता चलता है आयंस रिएक्शंस में जो जहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है, तो ये वही रिएक्शन होता है। तो उससे पहले हम और एक टर्म भी जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमें कहाँ देखने को मिलता है। हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम हमें ज्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं, जिस रिएक्शंस को हम ऐसे सिंबल में मेंशन करते हैं, रिवर्सिबल होते हैं जो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम ये वाला पार्ट हम किसके लिए पढ़ेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम हम ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही जो आयंस बनते हैं एक्वा सोल्यूशन में, वही इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इस वजह से वो ज्यादातर इक्विलिब्रियम जैसे स्ट्रो नहीं करते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयोनिक इक्विलिब्रियम ज्यादातर देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर हमें और एक लॉ हमें पढ़ना होता है, वो होता है ऑस्ट्रल्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्ट्रल्स डाइल्यूशन लॉ में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का यही डिसोसिएशन कोएफिशिएंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका उस लॉ से निकालते हैं, ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ से। ये हुआ हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी हुआ हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें ये फॉर्मूला, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, उससे वॉल्यूम से रिलेटेड वाला फॉर्मूला, हमें ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये रहा उसका कॉन्सेप्ट, हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ का कॉन्सेप्ट कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के। वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉमन आयन, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई भी सेम कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन को सप्रेस कर देता है। इस वजह से आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। फिर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में 3 कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। तो वो 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट वे में मेंशन किया हुआ है, आप ये इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये पहला रहता है हमारा एरेनियस थियरी, फिर आता है हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी, फिर आता है हमारा लुईस एसिड बेस थियरी। एरेनियस थियरी में, जहाँ एरेनियस थियरी में एसिड किसको हम बोलते हैं और बेस किसको हम बोलते हैं। एरेनियस एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट कर पाता है, H प्लस जो डोनेट कर पाता है इजीली, उसे हम एरेनियस एसिड बोल सकते हैं। बेस किसे बोल सकते हैं, जो OH माइनस डोनेट कर सकता है इजीली, जो OH माइनस डोनेट कर सकता है उसे हम एरेनियस बेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसे मेंशन किया हुआ है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल
एक्सेल का हम एफ सी ओ एच टू का हम यहाँ पे एनओएच का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो इजीली हम बोल सकते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट होके हमें एच प्लस ओ एच माइनस के आयंस ऐसे दे रहे हैं। फिर हम दूसरे राउंड में जाएंगे। हमारे यहाँ पे एक लिमिटेशन भी बनता है कि फिर हमने विथ फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ये भी देखा कि NH3 भी एक NH3 में OH माइनस को नहीं देता है, बट फिर भी वो एक बेस है। तो क्यों बेस है वो हम फर्दर जानेंगे। वो फर्दर हम फिर कैसे जानेंगे, ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी से। ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे एसिड ब्रोंस्टन एसिड हम किसे बोलते हैं, जो H प्लस डोनेट कर पाता है, और बेस हम उसे बोलते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट कर पाता है। तो यहाँ पे ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी में एसिड बेस को एक कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन जैसे ही बताया है, जहाँ पे एक एसिड और एक बेस का ऐसे रिएक्शन हुआ तो एसिड ब्रोंस्टन एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट कर पाता है, और H प्लस डोनेट कर दिया इसने, और ब्रोस्टेड बेस वो होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट कर पाता है। तो वही H प्लस ये बेस एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमें उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, फिर उसके बदले में रिएक्शन में हमें मिलेगा एक जो मिलता है हम उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस और फिर कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कॉन्जुगेट एसिड मिलता है बेस वाले पार्ट से, मतलब बेस जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है तब हमें उसका कटायनिक फॉर्म में कॉन्जुगेट एसिड मिलता है, और एसिड जब H प्लस डोनेट कर देता है तब हम उस कॉन्जुगेट के फॉर्म में कॉन्जुगेट बेस मिलता है। एनायनिक के फॉर्म में हमें उसे उसका कॉन्जुगेट बेस मिलता है। तो कॉन्जुगेट बेस हमें मिलता है एसिड से उसके एनायनिक फॉर्म में, और कॉन्जुगेट एसिड हमें मिलता है बेस से उसके कटायनिक फॉर्म में। यहाँ पे हमारा जो एविनियस थ्योरी में जो लिमिटेशन था, उसी लिमिटेशन को भी ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी ने डेवलप किया कि NH3 एक बेस जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे NH3 बेस जैसा काम करके वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। किससे H प्लस एक्सेप्ट करेगा, इन एक्वस मीडियम वो H2O से H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो H2O यहाँ पे एसिड देगा और वो खुद कॉन्जुगेट बेस बन के OH माइनस बन जाएगा, और NH3 H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस कटायन बन के कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉस्टन लॉरी थ्योरी में यहाँ पे H2 बेस जैसा भी काम कर रहा है, एसिड जैसा भी काम कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो हमें बॉस्टन लॉरी थ्योरी से एम्फोटेरिक नेचर का भी पता चलता है, जो हमें अरेंजमेंट थ्योरी में नहीं पता चलता। फिर फर्दर हमें बॉस्टन थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिले। वहां पे हमें लिमिटेशन देखने को मिला कि BF3 कैसे हमारा एसिड बन रहा है, तो उसके लिए हमारा आया लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। यहाँ पे एसिड वो होता है जो लोन पेयर या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है वो बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है वो एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा वो एसिड हो सकता है, लुईस एसिड हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट कर पा रहा है, तो वो बेस होगा, मतलब जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे मेंशन किया है। NH3 जो है इसमें NH3 में दो लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से ये एक लुईस बेस बन पा रहा है। और BF3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो इस वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और ये लुईस एसिड बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए एक कंप्लीट वे में उसको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी ये चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये वाला सारा सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। फिर हम आते हैं उसके काइनेटिक्स के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम के काइनेटिक्स वाला पार्ट। हमने काइनेटिक्स वाला वीडियो में कैसे काइनेटिक्स की इक्वेशन लिख के उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा था। तो यहाँ पे हम ऐसे ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेंगे किसी एसिड का। तो ये रहा हमारा एसिड HA, जिसका हम ये H प्लस दे रहा है और A माइनस में दे रहा है, जो इक्विलिब्रियम में रह रहा है। उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम ऐसे कुछ लिखेंगे
और उसी हिसाब से अगर हम एक बेस का भी लिखें तो उसका भी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी ऐसे कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एच प्लस या फिर के बी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना है और उसकी पी के वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती है। तो फिर आता है हमारा एक टॉपिक जहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो होता है हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम KW से मेंशन करते हैं। ये उसी का ही एक वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जहाँ पे KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस का ही प्रोडक्ट। हमें ये चीज याद रखनी होती है। या फिर हम उसका पीके वैल्यू अगर ले PKW तो PKW इक्वल टू PH प्लस OH, ये दो फॉर्मूलाज हमें याद रखने होती है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा और इस हिसाब से डिसोसिएशन ज्यादा हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस में बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो KW होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमें हमेशा याद में होनी चाहिए। हम अभी आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि दो टाइप ऑफ आयंस मिलके हमें हमेशा एक सॉल्ट देते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें इंट्रेंस पॉइंट ऑफ एग्जाम से भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के फॉर्मेशन से भी बहुत से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले हैं। तो इसमें सब ध्यान में रखना होता है कि कटायनिक पार्ट जो होता है वो हमेशा बेस होता है, अनायनिक पार्ट जो होता है वो एसिड होता है। अनायनिक पार्ट एसिड होता है, कटायनिक पार्ट बेस होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब होता है जहाँ जब हम सॉल्ट एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर, तो अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस के कॉम्बिनेशन में अभी हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं NaCl, ये कैसे फॉर्म हुआ है। इसका कटायनिक पार्ट जो है Na प्लस से आया है, जो NaOH से आया हुआ है बेस से, और अनायनिक पार्ट जो है वो Cl माइनस से आया हुआ है, जो आया हुआ है एक HCl एसिड से। तो ये दोनों ही HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसेस हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब ऑन एडिशन विथ वाटर हमें इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को नहीं मिलता है। जैसे हमने पहले देखा था कि एनरिक इक्विलिब्रियम ये चीजें हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही देखने को मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें इक्विलिब्रियम नहीं देखने को मिलता है, इक्विलिब्रियम हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन हमें इक्विलिब्रियम कुछ देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि salt of strong acid and strong base do not show hydrolysis, तो वो hydrolysis show नहीं करता, hydrolysis show नहीं करता है। तो हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं। फिर हम जाते हैं जहाँ पे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं NH4Cl, यहाँ पे कटायनिक पार्ट है NH4 प्लस जो आया हुआ है एक वीक बेस से जो है NH4OH, और अनायनिक पार्ट है Cl माइनस जो आया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग एसिड से जो है हमारा HCl। तो NH4OH एक वीक बेस है, तो ये हमें ऐसा इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम शो करेगा। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कटायनिक पार्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है और इसका जो अनायनिक पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें इस अनायनिक पार्ट से हमें H प्लस मिलता है, तो H प्लस इंक्रीज हो जा रहा है इससे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक बन जा रहा है। H प्लस के इंक्रीज होते ही हमारा सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक, ये भी बोल सकता है। तो
उसका भी हमारे पास अभी हमारा एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है। इससे भी हमें डायरेक्टली हमें अगर हम इसके फॉर्मूलाज ध्यान में होंगे तो हम इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अ, यहाँ पे हमने वही क्वेश्चन लिखा हुआ है NH4 प्लस का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस जैसे हो रहा है। सी एच क्या है? एच है हमारा हाइड्रोलिसिस वाला कांस्टेंट और इसी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको भी हम जैसे हम काइनेटिक्स में लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे। ये उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला निकल गया। ये के एच का उसका डिसिपेशन कांस्टेंट होगा हाइड्रोलिसिस। और ये के डब्ल्यू बाई के बी। के डब्ल्यू क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट, जो हमने पहले पढ़ा था आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट है हमारा के डब्ल्यू। और के बी हमारा है डिसोसिएशन ऑफ बेस, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है। यहाँ पे हम वीक बेस वीक बेस की हमारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे केबी को इस्तेमाल करेंगे। केएच हमारा है हाइड्रोलिसिस कोफिशिएंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। यहाँ पे हमें एच प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा सकता है, तो हम एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी सी या फिर रूट ओवर ये वाला फॉर्मूला हम ध्यान में रख सकते हैं। और इधरली हमें पीएच का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। पीएच का फॉर्मूला पे हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना चाहिए। विथ प्रैक्टिस आप ये पूरा इक्वेशन ये सॉल्व करके भी पूरा याद रख सकते हैं। विथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये फॉर्मूलाज कहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो आप मेरे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर हम जाते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमने पहला वाला केस देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, अब ये तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं इसका नाम है हमारा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसका कैटायनिक पार्ट जो है Na प्लस है, जो बेस Na से आया है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब ये तो हमारा हाइड्रोलिसिस वो नहीं करेगा। फिर हमारा अनायनिक पार्ट जो है CH3CO माइनस, वो हमारा CH3COH एसिटिक एसिड से आया हुआ है, मतलब ये है रहा हमारा वीक एसिड। तो वीक एसिड हमारा अभी शो करेगा अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उसका अनायनिक पार्ट वीक है तो हमारा अनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ये रहा उसका इक्विलिब्रियम, तो वो इसे इक्विलिब्रियम शो करेगा। वहां पे ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इस वजह से सोल्यूशन जो है वो बेसिक बन जाएगा। पहले वाले केस में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस शो कर रहा था, इस वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा था, सोल्यूशन एसिडिक बन जाएगा था। और यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में अनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करके OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के ये बेसिक बन जा रहा है सोल्यूशन। तो यहाँ पर तो वैसे ही हम काइनेटिक्स का उसका सारे इक्वेशन लिखेंगे, उसका के एच का भी वैल्यू लिखेंगे, वही सेम ही उसका फॉर्मूला रहेगा। तो के एच का तो ऐसा लिखना रहेगा, हम यहाँ पे के ए का यूज करेंगे। के ए का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ एसिड। हम यहाँ पे एसिड का डिसोल्यूशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वीक एसिड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे वैसे ही H प्लस के सॉरी यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा OH माइनस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वे में बिहेव कर रहा है। तो OH माइनस से कॉन्सेंट्रेशन में भी हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन KW और KA बाई KA को उसे लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे POH निकालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का इन्वॉल्वमेंट रह रहा है, हमारा सोल्यूशन बेसिक बन जा रहा है, तो हम यहाँ पे POH निकालेंगे। POH निकालने का फॉर्मूला ये रहा। और अगर हमें एग्जाम में इसी चीज का पीएच पूछा गया होगा तो हम जस्ट 14 माइनस पीओएच कर सकते हैं, तो हमें उसका पीएच का वैल्यू मिल जाएगा। हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो है हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब दोनों ही वीक हैं। यहाँ पे हम ये ले सकते हैं अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट है इसका नाम। यहाँ पे उसका कैटायनिक पार्ट है NH4 प्लस, जो है बेस आता है NH4OH जो है एक वीक बेस। और अनायनिक पार्ट है CH3CO माइनस, जो है हमारा एसिटिक एसिड से आता है, जो भी है हमारा वीक एसिड। और ये दोनों ही वीक है तो ये बोथ हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। तो तो अभी हम इसका बोथ वे में ही लिखेंगे, मतलब कंबाइंड वे में ही लिखेंगे उसको, हाइड्रोलिसिस का उसका जो काइनेटिक्स। मतलब यहाँ पे सब सब चीजें से हो रहा है, इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर रहा है।
तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस तो फॉर्मूलाज पढ़े थे के एच के फिर एच प्लस के निकालने के, वो सब फॉर्मूलाज थोड़े से डिफर करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं। तो विथ प्रैक्टिस आपको ये फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे। और अगर फिलहाल आप चाहते हैं तो मैंने अभी एक्सप्लेन्ड वे में अच्छे से इसका काइनेटिक्स लिखा हुआ है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम केएच निकालने के लिए हमें यहाँ पे मेनली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है। हमें ज्यादातर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने का के डब्ल्यू, यहाँ पे के ए के बी दोनों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वीक हैं, इस वजह से हम यहाँ पे दोनों को ही मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम अगर इसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहे तो यहाँ पे भी हम वैसे ही के भी दोनों मेंशन करके लिखेंगे। यहाँ पे उसका पीएच के वैल्यू में भी पी के डब्ल्यू, पी के माइनस पी के भी सारे रहेंगे। यहाँ पे ये दोनों पी के डब्ल्यू और प्लस पी के रहेंगे, पर पी के भी हमारा माइनस में रहेगा। हमें ये चीज याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम में एक पार्ट आता है, जिससे हमें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर डिमांडिंग क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी इसका कहीं ना कहीं यूज किसी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है। वो रहता है हमारा बफर सॉल्यूशंस का। बफर सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जो कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर है हमारा ब्लड, जो हमारे बॉडी में है, जो पीएच चेंजेस को हमारे बॉडी में हैंडल कर लेता है। एक न्यूट्रल पीएच या फिर एक ऐसा पीएच में, न्यूट्रल भी हम नहीं बोल सकते, एक ऐसा पीएच मेंटेन करता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस को थोड़ा सा उसका वैल्यू ऊपर नीचे करके वो मैनेज कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। हमें ये कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखना चाहिए कि एसिडिक बफर, बेसिक बफर हम किसे बोलते हैं। एसिडिक बफर हम उसे बोलते हैं जो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड जिसे हमने भी लिया CH3COH एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे हमने वहां पे पढ़ा था CH3NaOH का सॉल्ट, CH3COH और NaOH सोडियम एसिड का सॉल्ट हम ले सकते हैं। फिर आता है बेसिक बफर, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे मैं ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैंने वहाँ पे केस के हिसाब से उसे मेंशन कर दिया है। बफर एक्शन हमें कैसे देखने को मिलता है? तो बफर एक्शन में एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक बफर में ऐड किया, तो इस बफर में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl ऐड कर रहे हैं एक एसिडिक बफर में, मतलब यहाँ पर क्या होता है, H प्लस हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही जो ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, हमेशा चेंजेस इसी में ही होते हैं। तो ये H प्लस का यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अभी ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड शिफ्टेड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड होने के बाद अनडिसोसिएटेड CH3 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो इस वजह से पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ओवरऑल पीएच लेवल पे मेंटेन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एसिडिक बफर में ही एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स बढ़ा देगा। तो पीएच को, उसी पीएच को मेंटेन करने के लिए वो ये जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अभी बढ़ेगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन तो इसके साथ बढ़ गया, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो अभी हमें वाटर जैसा एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो वो न्यूट्रल ही होता है, तो हमारा ओवरऑल पीएच उस हिसाब से मेंटेन हो जाता है। फिर अगर हम कोई भी वीक एसिड का, अगर हम एसिड ग्रुप में डालें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डालें तो क्या होगा? तो वो तो खुद ही वीक होता है, तो वो खुद ही उस हिसाब से कम डिसोसिएट होता है, H प्लस कम देता है, तो इस वजह से वो ज्यादा भी अफेक्ट नहीं करेगा बफर को। फिर और एक भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, मेरे माइंड में आता है, अगर हम बफर का सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के यूज में बना, या फिर हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं? उसमें नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वो इक्विलिब्रियम वाला वो ये जो हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन, इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन सब वो नहीं शो करते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं।
तो वो बफर ही बन के रह ही नहीं सकते। फिर हम आते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं तो हमें ऑफ कोर्स H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इट विल कंबाइन विद OH माइनस टू फॉर्म NH4OH, मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि NH4OH फॉर्म होगा तो वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर NH4 प्लस देगा, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, मतलब उसका pH ओवरऑल मेंटेन कर लेगा। अगर हम वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं किसमें, बेसिक बफर में, तो यहाँ पे ऑफकोर्स OH वन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इट गेट्स कंबाइंड विद NH4 प्लस फ्रॉम NH4Cl, मतलब उसका वो जो सॉल्ट है वो मिक्सचर का वो बनेगा, उसके साथ साथ NH4OH बनेगा, जो रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। बैकवर्ड शिफ्ट करते ही वो उसका पीएच ओवरऑल मेंटेन कर लेगा। ये तो है उसका कॉन्सेप्ट। हमें बफर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में से हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम ज़्यादातर देखते हैं इसी इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम हेंडरसन एसेलबैच इक्वेशन को बोलते हैं। किस बुक को इस नाम से भी मेंशन किया गया है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशंस में थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। एसिडिक बफर में अगर हम ऐसे ही एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका पीएच के क्या रहेगा, उसके पीएच में कैसे चेंजेस आएंगे, तो उसको हम इस इक्वेशन में उसको हम आंसर निकाल सकते हैं। उसका पीके वैल्यू लॉग में जो भी हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा -x, एक्स यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने ऐड किया हुआ है, और फिर एसिड का उसमें +x, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बाय एसिड हम करेंगे, यहाँ पे भी हम सॉल्ट बाय एसिड करेंगे, और बेस वालों में भी सॉल्ट बाय बेस, सॉल्ट बाय बेस, उसमें सॉल्ट में -x होगा और बेस में +x, यहाँ पे भी सॉल्ट में -x होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में। और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वहाँ पे सॉल्ट -x होगा और एसिड में +x। जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं बेसिक बफर में, मतलब सेम सेम हम बोल सकते हैं, वहाँ पे सॉल्ट में -x होगा और बेस में +x, और उसका वाइस वर्सा होगा दूसरे में। तो हमने यहाँ पे बेसिक बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके सारे फॉर्मूलाज, बेसिक बफर के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, और आयोनिक प्रोडक्ट, आयरनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी, लेविस एसिड, और आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम, हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स विद ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मैं आपको बहुत बहुत सारे PYQs भी प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, तो आप उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you.